वाइज करते हैं एसआरईज वाली सीरीज, ठीक है। तो इसमें पहला क्या है, एसआरईज क्या है, एसआरई 2400 एंगेजमेंट टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव इन रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एसआरई 2400 ऑब्जेक्टिव क्या ऑब्टेन लिमिटेड, इसमें वर्ड है लिमिटेड एश्योरेंस, जैसे हम पढ़ते हैं ना ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस होता है, इसमें लिमिटेड एश्योरेंस प्राइमरीली बाय मेकिंग एन इंक्वायरी एंड परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ठीक है, अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, thereby enabling the practitioner to express a confusion on whether anything has come to his attention that causes him to believe the financial statements are not prepared in all material respects in accordance with an applicable financial reporting framework, ठीक है। और सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय दिस एसआरई, ठीक है। ये होगा सेकंड ऑब्जेक्टिव। फिर इसमें लिखा है इन्होंने, मतलब एक तरह से पॉइंट वाइज लिखा हुआ है पूरा, द प्रैक्टिशनर अदर देन द ऑडिटर ऑफ, मतलब एक तरह से प्रैक्टिशनर है जो अदर देन द ऑडिटर ऑफ क्लाइंट है, रिव्यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो उसमें नेक्स्ट है प्रैक्टिशनर इज रिक्वायर्ड टू फॉलो एसक्यूसी 1, ये इसलिए इन्होंने लिखी है वाली सेकंड लाइन की, बिकॉज जो एसआरई 2410 है ना उसके अंदर ऑडिटर का होना जरूरी है। जैसे हमने देखा था ना जो हमारा S8810 जो समरी वाला है, तो उसके अंदर भी स्टेट ऑडिटर का होना जरूरी है, वही कर सकता है समरी का ऑडिट। इसमें भी यही है, इसमें जो स्टेट ऑडिटर होगा वही इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करता है, तो इसलिए इन्होंने ये लाइन लिखी है कि अदर देन द ऑडिटर ऑफ द क्लाइंट वो कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन है। उसके बाद हमारा क्या है, प्रैक्टिशनर शैल कंप्लाई विद रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग दोज पर्टेनिंग टू इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल तो अपन पता ही है हमें, IOC CPT, ठीक है। तीन है यहाँ पे बस, IOC CPI, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कंपिटेंस और कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, ठीक है। फिर उसके बाद फैक्टर्स, ये क्वेश्चन जहाँ से आ सकता है वो यहाँ पे आता है पॉइंट, ठीक है। बाकी तो हमें ये मतलब बेसिक पता ही होती है, प्रैक्टिशनर है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड रिव्यू एंगेजमेंट, ठीक है। इसमें लिखा है अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन द प्रैक्टिशनर शेल नॉट एक्सेप्ट रिव्यू एंगेजमेंट, कहते हैं अगर लॉ रिलेशन में बोलते हैं फिर तो करना ही पड़ेगा, अगर उसके अलावा प्रैक्टिशनर को कब एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इफ द प्रैक्टिशनर, मतलब इसमें ना यही पढ़ता हूँ फटाफट, अगर उसको कोई रैशनल पर्पस नहीं है एंड उसको लग रहा है कि रिव्यू अप्रोप्रिएट नहीं है सर्कमस्टेंसेस के अंदर, ठीक है। ये लिखा हुआ है इन द सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। पहले तो ये हो गया कि कोई रैशनल पर्पस नहीं है, प्लस उसको लग रहा है कि रिव्यू अप्रोप्रिएट नहीं होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, एथिकल रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं होंगे, ठीक है। जो भी पता है ना हमें ऊपर पढ़ लिए इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी वाले। फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन जो रिव्यू के लिए चाहिए वो अनअवेलेबल है या अनरिलायबल होने वाली है, मतलब ऑडिटर को पता चल गया कि जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो अनअवेलेबल है या तो अनरिलायबल है, ऐसी किसी सोर्स से आएगी जो ऑडिटर को मतलब सही नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे डाउट हो रहा है जिसका इफेक्ट उसके रिव्यू पे आ सकता है, मतलब मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे डाउट हो रहा है ऑडिटर को, तो ठीक है, तो ऑडिटर को डर लग रहा है भाई मेरे मतलब रिव्यू पे इफेक्ट आएगा तो मैंने एक्सेप्ट कर रहा, ठीक है। मतलब ये फैक्टर एक्सेप्टिंग में पढ़ रहे हैं ना हम, ठीक है। फिर मैनेजमेंट ने लिमिटेशन लगा दी प्रैक्टिशनर के ऊपर एंड उसको लगता है कि अब उसे मतलब डीओ से ही देना पड़ेगा, मतलब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ेगा। ये ना डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, सॉरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन है, तो यहाँ पे ऐसे खेल सकता है, मतलब बिकॉज आईसीआई ने May 24 में अच्छे से नहीं खेला ये क्वेश्चन के अंदर, ऐसे खेलेगा बिल्कुल इस बार चांस है नंबर 24 के अंदर। बाकी देखते हैं ऐसे कैसे पेपर डालते हैं, वो तो भगवान जाने। पहला तो हो गया इसमें कि रैशनल पर्पस नहीं आया तो उसको रिव्यू लग रहा है अप्रोप्रिएट नहीं होगा। दूसरा है कि एथिकल रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं होंगे, ये दूसरा रीजन है एक्सेप्ट ना करने का। तीसरा है कि उसको लग रहा है जो इन्फॉर्मेशन चाहिए अनअवेलेबल है, अनरिलायबल होगी। चौथा है कि मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे डाउट हो रहा है कि उसको लग रहा है कि इफेक्ट आएगा रिव्यू के ऊपर, ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। उसको लग रहा है कि लिमिटेशन ऐसे लगा देंगे मेरी तरह से, मैनेजमेंट इंपोज लिमिटेशन ऑन प्रैक्टिशनर वर्क एंड द प्रैक्टिशनर बिलीव दैट a limitation will result in the practitioner disclaiming a conclusion on financial statement, और उसको पहले पता लगे कि भाई डिस्क्लेमर देना है तो क्यों एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारा है प्री कंडीशन फॉर एक्सेप्टिंग द रिव्यू एंगेजमेंट, ठीक है। ये ऐसे 210 वाली फटाफट ऊपर से पढ़ते हैं। डिटरमिन करना है एफआरएफ अप्लाइड जो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, जैसे हम अप्लाइड क्राइटेरिया देखते हैं उसके अंदर 800 के अंदर, ठीक है, अप्लाइड क्राइटेरिया देखते हैं, नहीं सॉरी 810 के अंदर ही देखते हैं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, ठीक है। इसमें सेकंड ऑब्टेन द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज मतलब मैनेजमेंट मानती है, मतलब मैनेजमेंट मानती है और जानती है, ठीक है, एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पांसिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन एंड फॉर इंटरनल कंट्रोल एज मैनेजमेंट डिटरमिन नेसेसरी टू एनेबल द प्रिपरेशन दैट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फ्री टू प्रोवाइड द प्रैक्टिशनर विद एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, ठीक है। उसके बाद पॉइंट टू रिमेंबर, रिव्यूअर शैल नॉट एक्सेप्ट एंगेजमेंट इफ प्रीकंडीशन नॉट अग्रीड, ठीक है, बिल्कुल ये बताइए हमें। फिर इफ प्रीकंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड आफ्टर द एंगेजमेंट इज एक्सेप्टेड, द प्रैक्टिशनर शैल डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी एंड शैल डिटरमिन वेदर द मैटर कैन बी रिजॉल्व्ड एंड वेदर इट इज अप्रोप्रिएट टू कम्युनिकेट विद मैनेजमेंट। मतलब कह रहा है कि प्रीकंडीशन से नॉट सेटिस्फाइड आफ्टर द एंगेजमेंट एक्सेप्टेड, मतलब एक तरह से एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद लग रहा है प्रीकंडीशन मतलब सही नहीं लग रही, बट प्रैक्टिशनर क्या करेगा, डिस्कस करेगा टीसीडब्ल्यू मतलब पापा के साथ और मतलब उसके बेटे के साथ डिस्कस करेगा एंड डिटरमिन करेगा वेदर द मैटर कैन बी रिजॉल्व्ड एंड वेदर इट इज अप्रोप्रिएट टू कम्युनिकेट विद द एंगेजमेंट, ठीक है। शायद यहाँ पे कंटिन्यू विद द एंगेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आगे नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, एग्री टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट शैल बी रिकॉर्डेड इन एंगेजमेंट लेटर और अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट। सर ऐसे 210 वाली बात नहीं, ये नहीं पढ़ रहा मैं, ठीक है, जो काम की चीज़ है इसमें वही पढ़ेंगे, ठीक है। प्रैक्टिशनर शैल प्लान एंड परफॉर्म द एंगेजमेंट विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ये तो पता ही हमें कि हमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हर जगह रखना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा है द रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, ठीक है। इसमें क्या है, द प्रैक्टिशनर्स कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन द प्रैक्टिशनर ऑब्टेनिंग लिमिटेड एश्योरेंस, तो मैं पढ़ लिया था ऊपर ही। फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट आता है कि प्रैक्टिशनर परफॉर्म प्राइमरीली इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ठीक है, एंड डिस्कस, मतलब इसमें सिर्फ इंक्वायरी करता है मेनली और एनप्रोज करता है, ठीक है, एंड डिस्कस करता है मैनेजमेंट के साथ टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, यहाँ पे ऑडिट एविडेंस नहीं है, ऐसे हम बोलते हैं ना SAAE, यहाँ पे SAAE नहीं है तो यहाँ पे ए हट गया बिकॉज ऑडिट नहीं है ना, ये हमारा रिव्यू चल रहा है इसलिए SAE बोलेंगे सिर्फ, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस एज द बेसिस फॉर कंक्लूजन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, ठीक है, एक्सप्रेस्ड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द SRE, ठीक है। उसके बाद क्या इंक्वायरी के अंदर इंक्वायरी इंक्लूड सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एंड अदर पर्सन विद इन द एंटिटी एज द प्रैक्टिशनर कंसीडर्स एप्रोप्रिएट इन द एंगेजमेंट सर्कमस्टेंस, मतलब वही देखेगा ना कि किससे लेनी है, मतलब इंक्वायरी डिटरमिन करेगा प्रैक्टिशनर, ठीक है। फिर उसके बाद है इंक्वायरीज में इंक्लूड मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग एस्टीमेट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, कॉम्प्लेक्स और अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, एक्जिस्टेंस ऑफ एक्चुअल और सस्पेक्टेड और लाइक फ्रॉड्स, सब्सिक्वेंट इवेंट्स, गोइंग कंसर्न एंड कंटीजेंसी एंड कमिटमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद प्रैक्टिशनर में आल्सो एक्सटेंड इंक्वायरीज टू ऑब्टेन नॉन फाइनेंशियल डाटा इफ अप्रोप्रिएट, मतलब नॉन फाइनेंशियल डाटा के लिए भी वो एक्सटेंड कर सकता है इंक्वायरीज पे, एमसीक्यू बन सकता है, पता नहीं क्यों दिमाग में एकदम आ गया, ठीक है। फिर इवैल्यूएटिंग द रिस्पांसेस प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट इज इंटीग्रल टू द इंक्वायरी प्रोसेस, ठीक है। फिर एनालिटिकल रिव्यू प्रोसेस
procedures. In designing the NPROs, the practitioner shall consider whether the data from the entity's accounting system and accounting records are adequate for the purpose of performing the analytical procedures. ठीक है, क्या कह रहे हैं? In designing analytical procedures, the practitioner shall consider whether the data from the entity's accounting system and accounting records are adequate for the purpose of performing the analytical procedure. ठीक है, the practitioner shall communicate all significant matters. Practitioner shall communicate all significant matters with management and TCWG. ठीक है, the standard emphasizes the use of professional judgment. ठीक है, PJ यूज करेगा, PJ. ठीक है, throughout the review engagement process, including assessing risk, designing and performing procedures and evaluating the evidence of claim. ठीक है, the practitioner also determine मतलब materially determine करेगा when planning and performing review a procedure. ठीक है, फिर उसके बाद अंडरस्टैंड करेगा एंटिटी का. अंडरस्टैंडिंग में क्या आता है? पढ़ते हैं फटाफट. The practitioner shall obtain an understanding of the entity and its environment and AFRF to identify areas of financial statement where MMST are likely to arise, मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट जहां हो सकती है, एंड देयर बाय प्रोवाइड अ बेसिस फॉर डिजाइनिंग प्रोसीजर टू एड्रेस दोस एरिया. ठीक है, इसमें अंडरस्टैंडिंग में क्या होगा? इंडस्ट्री, रेगुलेटरी, अदर फैक्टर्स. ठीक है, नेचर ऑफ एंटिटी देखेगा, ऑपरेशन, ओनरशिप, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या करती है एंटिटी, मतलब कैसे स्ट्रक्चर्ड एंटिटी, फाइनेंस कैसे होती है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है. ठीक है, एंड एंटिटी का अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करती है, सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी का क्या इसका मतलब कैसे करती है सब सिलेक्ट. ठीक है, उसके बाद प्रोसीजर टू एड्रेस स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस, मतलब रिलेटेड पार्टी के रिगार्डिंग कुछ मिला तो कैसे उसको ऑडिटर, मतलब ऑडिटर नहीं है प्रैक्टिशनर कैसे उसको मतलब सर्कमस्टेंस को रिस्पॉन्ड करेगा. ड्यूरिंग द रिव्यू प्रैक्टिशनर शैल रिमेन अलर्ट फॉर अरेंजमेंट्स और इन्फॉर्मेशन दैट मे इंडिकेट द एक्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशन, मतलब आरपीआरटीज कहते हैं ना, आरपीआरटीज. ठीक है, दैट मैनेजमेंट हैज नॉट प्रीवियसली आइडेंटिफाइड और डिस्क्लोज टू द प्रैक्टिशनर. ठीक है, फिर इफ द प्रैक्टिशनर आइडेंटिफाइज सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द एंटिटीज एनसीबी, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस या ओसीबी कह सकते हो, एट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के बाहर जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए, और मतलब एक तरह से उसको ध्यान रखना है. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिव्यू द प्रैक्टिशनर शैल इंक्वायर विद द मैनेजमेंट अबाउट द नेचर ऑफ दोस ट्रांजैक्शन, मतलब पता करेगा क्या नेचर की ट्रांजैक्शन है, एंड पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टीज एंड द बिजनेस रैशनल ऑफ द, मतलब क्या इन्वॉल्वमेंट है उसमें रिलेटेड पार्टीज की, एंड उसमें क्या रैशनल है, क्यों करी जा रही ट्रांजैक्शन है. ठीक है, उसके बाद मतलब एक तरह से इसलिए लिखा है कि कहीं ट्रांजैक्शन बायस या प्रेजुडिशियल तो नहीं है. ठीक है, उसके बाद फ्रॉड और नॉन कंप्लायंस विद लॉज और रेगुलेशन, मतलब एक तरह से नो क्लियर लिखा है वैसे मैंने. उसके बाद वेदर देयर इज एन इंडिकेशन दैट फ्रॉड और नॉन कंप्लायंस विद लॉज और रेगुलेशन और सस्पेक्टेड फ्रॉड और नॉन कंप्लायंस विद लॉज और रेगुलेशन हैज अकर्ड इन द एंटिटी. ठीक है, द प्रैक्टिशनर कम्युनिकेट करेगा फटाफट ये सीनियर मैनेजमेंट को बताएगा और TCWG को. ठीक है, एज अप्रोप्रिएट एंड रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ द इफेक्ट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, फिर क्या करेगा? प्रैक्टिशनर हैज टू कंसीडर द इफेक्ट ऑफ एनी मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ फैक्ट्स ऑफ फ्रॉड और नॉन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन कम्युनिकेटेड टू हिम ऑन कंक्लूजन ऑन द एफएस एंड ऑन हिज रिपोर्ट. ठीक है, एंड डिटरमिन वेदर देयर इज रिस्पांसिबिलिटी टू रिपोर्ट द अकरेंस और सस्पिशन ऑफ फ्रॉड और इलीगल एक्ट्स टू पार्टी आउटसाइड द एंटिटी. ठीक है, उसके बाद गोइंग कंसर्न के बारे में. इफ ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, मतलब रिव्यू करते टाइम आपको एक तरह से प्रैक्टिशनर को पता चलता है कि ऐसे कोई इवेंट्स और कंडीशन है दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउन ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू द गोइंग कंसर्न. ठीक है, तो प्रैक्टिशनर क्या करेगा? पहले करेगा इंक्वायरी मैनेजमेंट की. ठीक है, फिर देखेगा इवैल्यूएट द रिस्पांस ऑफ दोस इंक्वायरी करेगा, फिर देखेगा मैनेजमेंट का रिस्पांस क्या है. ठीक है, मैं कंसीडर करेगा मैनेजमेंट के रिस्पांस को अगर उसको सब सही लगा. ठीक है, पहला करेगा इंक्वायरी में क्या करेगा? प्लान देखेगा, फ्यूचर एक्शन का एंड फिजिबिलिटी देखेगा, एंड वेदर मैनेजमेंट बिलीव दैट आउटकम ऑफ दोस प्लान इंप्रूव द, मतलब उससे इंप्रूव होगी सिचुएशन की, ऐसे ही बस फालतू में ऑडिटर को देने के लिए प्लान बना दे कुछ भी. ठीक है, उसके बाद मतलब जैसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ना. ठीक है, इवैल्यूएट द रिस्पांस ऑफ दोस इंक्वायरी टू कंसीडर वेदर मैनेजमेंट रिस्पांस प्रोवाइड सफिशिएंट बेसिस टू कंटिन्यू टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग, मतलब एक तरह से इवैल्यूएट करेगा कि बेसिस सफिशिएंट, मतलब किस बेसिस पे बनाई है, वो सही लग रहा है हमें देख के गोइंग कंसर्न वाला. ठीक है, एंड टू कंक्लूड वेदर एफएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, मतलब इन्होंने सॉरी स्टेटमेंट्स लिखना हुआ, मिसस्टेटमेंट लिखने गलती सर ने, एंड मटेरियली मिसस्टेटेड और अदरवाइज मिसलीडिंग रिगार्डिंग एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू द गोइंग कंसर्न. ठीक है, मैनेजमेंट के रिस्पांस को कंसीडर किया एंड मतलब एक तरह से देखा उसने बस अपने रिव्यू के अंदर. फिर एडिशनल प्रोसीजर क्या लगाएगा? इफ द प्रैक्टिशनर बिकम्स अवेयर ऑफ द मैटर दैट कॉजेस द प्रैक्टिशनर टू बिलीव द एफएसआर मटेरियली मे बी मटेरियली मिसस्टेटेड. ठीक है, तो क्या करेगा? तो एडिशनल प्रोसीजर क्या रहेगा? पढ़ते हैं फटाफट. एडिशनल इंक्वायरी करेगा या तो एडिशनल एनालिटिकल प्रोसीजर भी लगा सकता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल बीइंग परफॉर्म्ड इन ग्रेटर डिटेल और बीइंग फोकस्ड ऑन द अफेक्टेड आइटम दैट इज अमाउंट्स ऑफ डिस्क्लोजर कंसर्निंग द अफेक्टेड अकाउंट्स और ट्रांजैक्शन एज रिफ्लेक्टेड इन द एफएस. ठीक है, और अदर टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स फॉर एग्जांपल सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन. ठीक है, उसके बाद क्या है? रिटन रिप्रेजेंटेशन लेगा मैनेजमेंट से. द प्रैक्टिशनर शैल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू प्रोवाइड WRP दैट मैनेजमेंट इज फुलफिल्ड, मतलब मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पांसिबिलिटी फुलफिल कर दी है सारी की सारी. इसके बारे में मैनेजमेंट को बोलेगा लिख के दे दो प्लीज मुझे. ठीक है, एंड मतलब जो हमने एग्रीमेंट में डिसाइड किया था ना, मतलब एक तरह से एक्सेप्ट करने से पहले एंगेजमेंट लेटर के अंदर जो लिखा होगा उसके बारे में आपने रिस्पांसिबिलिटी फुलफिल कर दिया या फिर लिख के दे दीजिए. ठीक है, उसके बाद एडिशनल रिप्रेजेंटेशन मांगेगा मैनेजमेंट के लिए. ठीक है, ऐसे 580 की बातें की फटाफट पढ़ते हैं. क्या मांगेंगे? एडिशनल WRP किसके लिए मांगेगा? पहले मांगेगा रिगार्डिंग आइडेंटिटी ऑफ द एंटिटीज रिलेटेड पार्टी एंड ऑल द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप जो मैनेजमेंट को पता है. ठीक है, एंड उसके बाद सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स रिलेटिंग टू फ्रॉड सस्पेक्टेड फ्रॉड नोन टू मैनेजमेंट दैट मे हैव अफेक्टेड द एंटिटी. उसके बाद क्या है? नॉन एक्चुअल और पॉसिबल नॉन कंप्लायंस विद लॉज रेगुलेशन, हमने पढ़ा था ऊपर पॉइंट. ठीक है, विद द इफेक्ट, उसका इफेक्ट भी बताएगा एंटिटी के एफएस के ऊपर. ठीक है, और उसके बाद ऑल इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट टू यूज ऑफ गोइंग कंसर्न, ये भी हमने पढ़ा ऊपर. दैट ऑल इवेंट्स अकरिंग सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में बताएगा, मतलब इसके बारे में WRP एक्स्ट्रा ले सकता है. फिर इफ मैनेजमेंट डजंट प्रोवाइड WRP तो पहले तो बात डिस्कस करेगा, मैनेजमेंट को बोलो, फोन लगाएगा, भाई मैनेजमेंट क्या हो गया है, क्यों नहीं दे रहे आप मुझे, इतना क्यों मतलब उड़ा रहे हो. ठीक है, उसके बाद रीवैल्यूएट करेगा मैनेजमेंट का. अगर मैनेजमेंट मान नहीं रही है तो देखेंगे भाई इंटीग्रिटी पे शक हो रहा है, मुझे रीवैल्यूएट करेगा इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएट द इफेक्ट दैट दिस मे हैव ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ओरल और रिटन एंड एविडेंस इन जनरल. ठीक है, एंड अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा. फिर ठीक है, पहले उसने डिस्कस किया, बातचीत की, फिर देखा यार मैनेजमेंट मान नहीं रही है, फिर इंटीग्रिटी देखो भाई उसका पूरा बैकग्राउंड देखो क्या सही चल रहा है गलत चल रहा है, क्यों नहीं दे रही. उसके बाद अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, सब कुछ सही है तो छोड़ देगा, अगर नहीं सही तो भाई ठीक है फिर अपने रिपोर्ट के ऊपर कुछ देखेगा. ठीक है ना, पॉसिबल इफेक्ट ऑन कंक्लूजन, मतलब अपना कंक्लूजन के ऊपर इफेक्ट देखेगा रिपोर्ट के अंदर इन अकॉर्डेंस विद दिस एसआरई. इसमें लिखा है इन्होंने प्रैक्टिशनर शैल डिस्क्लेम कंक्लूजन डिस्क्लेम कर देगा ऑन द फाइनेंशियल्स और विड्रॉ भी कर सकता है. ठीक है, इफ विड्रॉल पॉसिबल अंडर एप्लीकेबल लॉ रेगुलेशन एज अप्रोप्रिएट. इफ मैनेजमेंट तुम्हें, अरे सॉरी मैंने क्यों लिखा है ऐसे, मैनेजमेंट अगर तुम्हें सी बना रही है. ठीक है, उसके बाद क्या प्रैक्टिशनर कंक्लूड करता है दैट देयर इज सफिशिएंट डाउट अबाउट इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट सच दैट WRP आर नॉट
सॉरी गाइस, मैंने क्यों लिख दिया, माफ करना मुझे, ठीक है। इफ द प्रैक्टिशनर कंक्लूड दैट देयर इज सफिशिएंट डाउट अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट सच दैट द डब्ल्यूआरपी और नॉट रिलायबल, और मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे डाउट है, ठीक है। एक तरह से क्या कह रहा है, प्रैक्टिशनर ने कंक्लूड कर लिया, भाई उसको पता चल गया कि सफिशिएंट डाउट है मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है, इंटीग्रिटी के ऊपर शक हो गया। हमने देखा था ना कि डब्ल्यूआरपी नहीं दे रही, तो इंटीग्रिटी पे देखो, पहले डिस्कस किया हमने, इंटीग्रिटी चेक की हमने, फिर हमने उसको अप्रोप्रिएट एक्शन लिया, ये था ना, अप्रोप्रिएट एक्शन लिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारा कि हम सच दैट मतलब डब्ल्यूआरपी रिलायबल नहीं लगी हमें, और मैनेजमेंट डजंट प्रोवाइड द डब्ल्यूआरपी, मैनेजमेंट देती नहीं है, तो ऐसे 580 की बात हो रही है पूरी की पूरी, ठीक है। मैनेजमेंट डब्ल्यूआरपी देते ही नहीं है तो क्या करोगे, तो क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एंड ट्रांजेक्शन के लिए नहीं देती तो बस ठीक है, फिर हमें डिस्क्लेम करना पड़ेगा, विड्रॉ कर लेंगे हम, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंक्लूजन आते हैं, अनमॉडिफाइड कंक्लूजन कैसे होगा इस एसआरई 2400 के अंदर, फिर है प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस अनमॉडिफाइड कंक्लूजन, प्रैक्टिशनर शेल अनलेस अदरवाइज रिक्वायर्ड, ये तो भाई देखो इसका एमसीक्यू बनेगा पक्का, कुछ ना एक आधा एमसीक्यू बन सकता है इस पे, लॉ रेगुलेशन ने बोल दिया तो आपको वही मानना पड़ेगा, लॉ रेगुलेशन ऐसे इसके ऊपर आ गया, ठीक है। तो ऑडिटर कह रहा हूँ प्रैक्टिशनर को ये वर्डिंग यूज करनी है, अगर अनमॉडिफाइड है लिखेगा बेस्ड ऑन अवर रिव्यू नथिंग हैज कम टू, इसमें ना हाँ नेगेटिव कंक्लूजन जाता है, नेगेटिव वर्डिंग जाती है, ऑडिटर में लिखते हैं ना हमें ऐसा, मतलब कुछ मतलब हमने एक तरह से रीजनेबल एश्योरेंस देने के लिए किया और ओपिनियन हमारा मॉडिफाइड नहीं है, ठीक है। इसमें लिखते हैं बेस्ड ऑन अवर रिव्यू नथिंग हैज कम टू अवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट एफएस डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू और डू नॉट प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स in accordance with the AFRF, ठीक है, for financial statement prepared using fair presentation framework, और based on our review nothing has come to our attention that causes us to believe that FS are not prepared in all material respects in accordance with AFRF, ठीक है, और for FS prepared using compliance framework, ठीक है। उसके बाद modified conclusion में क्या होगा, practitioner shall express a modified conclusion in the practitioner's report on the FS as a whole, और modified कब देगा, when practitioner determines based on the procedure performed and evidence obtained that FS are materially mistreated, जब ऑडिटर को लग गया कि materially mistreated है तो ऑडिटर क्या देगा, मतलब एक तरह से मतलब modified conclusion देगा, ठीक है। उसके बाद practitioner is unable to obtain, ऐसे ही नहीं obtain हो रहा फिर भी modified देगा, ठीक है, मतलब किसी भी आइटम के लिए, ठीक है, एंड determine जो मटेरियल है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या practitioner modifies the conclusion expressed in the फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर क्या यूज करेगा, यूज द हेडिंग क्वालिफाइड कंक्लूजन, एडवर्स कंक्लूजन और डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन एज अप्रोप्रिएट, ठीक है, एंड उसमें देगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैटर गिविंग राइट टू मॉडिफिकेशन। तो उसमें आगे क्या लिखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब मटेरियली मिस्टेटेड है, ठीक है, हमें पता है यहाँ पे क्वालिफाइड या एडवर्स जाएगा, और यहाँ पे अगर ऐसे ही नहीं मिला हमें तो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर जाएगा। तो क्या लिखा है यहाँ पे, व्हेन पिटीशन कंक्लूड्स इफेक्ट्स आर मॉडिफिकेशन मटेरियल बट नॉट परवेसिव, यहाँ पे लिखा है मटेरियल बट परवेसिव, ठीक है। यहाँ लिखा होगा कि यहाँ पे एक तरह से मटेरियल बट नॉट परवेसिव, क्योंकि हमें ये नहीं लिखा दैट पॉसिबल व्हेन इफेक्ट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन्होंने प्रॉपर्ली नहीं लिखा, लाइन सर ने भी शॉर्ट नोट्स, कोई बात नहीं, हमें पता है क्या होता है, हमें एविडेंस नहीं मिला, एक तरह से इन्होंने ऐसे ही लिख दिया, यहाँ पे ऐसे ही आना सिर्फ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला, बट एंड वो परवेसिव नहीं है, एंड मटेरियल है बट इसलिए क्वालिफाइड देंगे, बट अगर मटेरियल एंड परवेसिव दोनों है तो हमें डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद विड्रॉल द प्रैक्टिशनर शैल विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट इफ द पॉसिबल कंडीशन इज प्रेजेंट, ठीक है। उसमें क्या लिखे, लिमिटेशन अगर मैनेजमेंट तो एक तरह से लोसर लगा दे, हम ऑडिट में बोलते हैं ना लोसर, लिमिटेशन ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट, यहाँ पे होगा लोसर, लिमिटेशन ऑफ स्कोप ऑफ रिव्यू, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्रैक्टिशनर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, ठीक है, ऐसे ही नहीं, यहाँ पे ऐसे ही है ना, यहाँ पे सर ने थोड़ा गलती की है नोट्स में, कोई बात नहीं, हमें पता आइडिया तो है ना, बस वो हमें देखना है। लिमिटेशन इम्पोज जो रिव्यू के ऊपर है वो आ गई एक तरह से, और उसकी वजह से एसए नहीं मिल पा रहा ऑडिटर को कंक्लूजन फॉर्म करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्हेन प्रैक्टिशनर कंक्लूड दैट पॉसिबल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर मटेरियल एंड परवेसिव, ठीक है, ये तो उन्होंने डिस्क्लेमर वाली बात लिख दी, एंड विड्रॉल पॉसिबल है लॉ रेगुलेशन के अंदर, ठीक है। तो मतलब एक तरह से कह रहे हैं कि मतलब ठीक है, विड्रॉल पहली पॉसिबिलिटी एक तरह से जो मैं प्रैक्टिकली देखते हैं ना, जैसे फॉर्म्स वगैरह को छोड़ के चली जाती हैं तो डिस्क्लेमर कम से कम देती है, मतलब प्रैक्टिकली मुझे ऐसा लगता है कि विड्रॉल को प्रायोरिटी देती है जहाँ पे लॉ रेगुलेशन परमिट करता है, ठीक है। तो पहले देखो लिमिटेशन लगा दी उन्होंने, इसकी वजह से ऐसे ही नहीं मिला, फिर उसको लग रहा है इफेक्ट्स ऑफ मिसस्टेटमेंट आर मटेरियल परवेसिव है एंड विड्रॉल परमिटेड लॉ रेगुलेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्स क्या है, टाइटल एड्रेस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या आएगा, इसमें आइडेंटिफाई करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रिव्यू की है एंड रेफर करेगा समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड स्टेट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू कर दिया मैंने, एंड मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी आएगी, एंड अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो ऐसे 800 के अकॉर्डिंग बने हैं तो वो बताएगा पर्पस इंटेंडेड यूजर एंड एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, पीआर बताएगा, पीआर पर्पस इंटेंडेड यूजर एंड एएफआरएफ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बताएगा अपनी रिस्पांसिबिलिटी प्रैक्टिशनर, रिव्यू बताएगा, मतलब रिव्यू के बारे में बताएगा, उसकी लिमिटेशन बता देगा, एंड पैराग्राफ बताएगा कंक्लूजन के बारे में। उसके बाद लिखेगा कंक्लूजन अगर मॉडिफाइड है, ठीक है, एंड रेफरेंस टू द प्रैक्टिशनर पब्लिकेशन टू कंप्लाई विद रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, ये बताएगा, डेट बताएगा एंड सिग्नेचर प्लेस, ठीक है। उसमें ऑन पैरा भी डाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ऐसे 2400 खत्म, फटाफट हो गया, देखा। लेट्स गो गाइस, फटाफट 2410 शुरू करते हैं, रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या है, कब लगता है ये अप्लाइज व्हेन रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज परफॉर्म्ड बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ एफएस ऑफ द एंटिटी, मतलब जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो जब कर रहे हैं एक तरह से रिव्यू कर रहे हैं इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, तब 2410 लगता है, ठीक है। इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दैट इज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड इन अकॉर्डेंस विद एन एएफआरएफ एंड कंप्राइजेस आइदर कंप्लीट और कंडेंस्ड सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ पीरियड दैट इज शॉर्टर देन एंटिटीज फाइनेंशियल ईयर। मतलब कह रहे हैं कब लगता है, मतलब इंटरिम का मतलब बताया उन्होंने कि दैट इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एएफआरएफ, जब एक तरह से जिसके अंदर पूरी कंप्लीट सेट भी होता है, कंडेंस्ड सेट भी होता है, या तो कंडेंस्ड सेट हो सकता है या कंप्लीट सेट होता है। ये एक्चुअली इसमें हाँ होती है कि या तो मैनेजमेंट पूरे फाइनेंशियल जैसे पूरे फाइनेंशियल बनाती है ना सारे नोट्स के साथ साथ, या तो वैसे बना देंगे इंटरिम सेट को, ठीक है, या इंटरिम का मतलब सिंपली क्वार्टरली समझ लो, क्वार्टरली होगा मतलब, ठीक है। बट कंडेंस सेट हो गया कि एक तरह से नोट्स वगैरह कुछ नहीं दे रही है ज़्यादा, सिर्फ उसका जैसे पूरे फाइनेंशियल जाना उसका बस सेम टू सेम बना रही है, बस नोट्स वगैरह नहीं दे रही साथ में, सिंपली बस कंडेंस सेट दे रही है ताकि यूजर को सिर्फ कंफ्यूजन ना हो, मतलब नोट्स पढ़ने नहीं लग जाए, नोट्स तो भाई कंप्लीट सेट के अंदर आएंगे आपके पास, अभी सिर्फ आप ऊपर ऊपर से पढ़ लो, ठीक है, देख लो बस फाइनेंशियल क्वार्टरली कैसे दिखते हैं, ठीक है, फॉर अ पीरियड दैट इज शॉर्टर देन एंटिटीज फाइनेंशियल ईयर। फॉर एग्जांपल इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मेरे रिलेट टू एफएस फॉर ऑफ क्वार्टर, देखा हमने पढ़ा था, ये तो बोला ही मैंने। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ एंगेजमेंट टू रिव्यू इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज टू enable the auditor to express a conclusion whether on the basis of the review anything has come to the auditor's attention that causes the auditor to believe that the interim financial information is not prepared in all material respects in accordance with AFRF, ठीक है।
वे ऑडिटर मेक्स इंक्वायरीज एंड परफॉर्मेंस एनालिटिकल प्रोसीजर हमने ऊपर भी पढ़े थे 2400 में, ठीक है, एंड अदर रिव्यू प्रोसीजर इन ऑर्डर टू रिड्यूस टू मॉडरेट लेवल रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग इनअप्रोप्रिएट कंक्लूजन वेदर द इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज मटेरियली मिसस्टेटेड, ठीक है। उसके बाद ऑडिटर एंड क्लाइंट शुड एग्री ऑन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, कह रहे ऑडिटर एंड क्लाइंट को एग्री कर लेना टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के ऊपर, ठीक है। फिर एग्री टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट और एग्री टर्म्स ऑफ आर ऑर्डिनरीली रिकॉर्डेड इन एंगेजमेंट लेटर, ये तो पता ही हमें। फिर ऑडिटर शुड हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड एनवायरमेंट, ये तो पता ही हमें होना चाहिए, तभी तो ऑडिट करने गया या रिव्यू करने गया ना। वो अगर पता ही नहीं उसको एंटिटी के बारे में कुछ, उसके एनवायरमेंट के बारे में पता, एंटिटी क्या करती है, कहाँ पे काम करती है, क्या एंटिटी किस जुरिस्डिक्शन के अंदर आती है, तो कैसे काम करेगा वो। फिर आगे इन प्लानिंग रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑडिटर अपडेट्स दिस अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ऑडिटर ऑल्सो obtains a sufficient understanding of internal control as it relates to the preparation of interim financial information as it may differ from internal control as it relates to an annual financial information। क्या कह रहे हैं कि इन प्लानिंग रिव्यू ऑफ interim financial information auditor updates this understanding, ठीक है। ऑडिटर ऑल्सो obtains a sufficient understanding of internal control as it relates to the preparation of interim financial information, जैसे भी एक तरह से मतलब सिंपली उन्होंने लिखा है कि as it relates मतलब जैसे एनुअल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे करेगा ना, वैसे भी एक तरह से इंटरनल पे कर देगा, ऐसी अंडरस्टैंडिंग देगा, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ द प्रोसीजर परफॉर्म द ऑडिटर टू अपडेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग आईसी ऑर्डिनरली इंक्लूड द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, रीड कंसीडर फॉलो इंक्वायर करना, ठीक है। तो देखो पहले तो रीड करेगा, मतलब इसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं तो हमने फटाफट पढ़ेंगे, हमने लिख रखा है ना अपनी लैंग्वेज में जो लिखा है वहीं से पढ़ेंगे, फटाफट समझ आता है, ठीक है। सम ऑफ द प्रोसीजर क्या करेगा ऑडिटर यहाँ पे, तो पहले तो करेगा एक तरह से रीड करेगा किस किस को, ऑडिट के डॉक्यूमेंट देखेगा प्रीसीडिंग ईयर के, रिव्यू का डॉक्यूमेंट देखेगा जो हमने पहला एक तरह से प्रायर हमारा पीरियड होगा टाइम पीरियड का ऑफ करंट ईयर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड ऑफ प्रायर ईयर, ये देखेगा, ठीक है। रीड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रीसीडिंग ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ प्रायर एंड टाइम पीरियड, ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। एंड टू एनेबल द ऑडिटर, यहाँ पे ऑडिटर वर्ड आ गया, ऊपर 2410 में था प्रैक्टिशनर, यहाँ पे ऑडिटर वापस आ चुका है, ठीक है। ऑडिटर का कमबैक हो गया, ठीक है। टू आइडेंटिफाई मैटर्स दैट में अफेक्ट द करंट पीरियड इन टाइम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फिर हमारा आता है कि जो हमें मिले कि तेरे अगर पिछले ऑडिट में कोई ऐसा रिस्क मिला था लाइक मैनेजमेंट ओवरहेड ऑफ कंट्रोल्स, उसको कंसीडर करेगा, ठीक है। तो मतलब इसको कंसीडर करना है इस रिव्यू के अंदर भी, ठीक है। ये हम पढ़ के आ रहे हैं वैसे। सम ऑफ द प्रोसीजर जो ऑडिटर लगाएगा टू अपडेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल ऑर्डिनरी इंक्लूड द फॉलोइंग, ठीक है। पहले हमने पढ़ रहा है, रीड करेगा वो प्रीसीडिंग ईयर के ऑडिट के डॉक्यूमेंट्स एंड रिव्यू के डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद आया कि जो देखेगा पिछले ऑडिट में कोई ऐसा रिस्क तो नहीं मिला लाइक मैनेजमेंट का मतलब सिग्निफिकेंट रिस्क तो नहीं मिला, बस बात है सिग्निफिकेंट रिस्क की, ये मैंने थोड़ा मिस कर दिया पॉइंट। उसके बाद रीड करेगा मोस्ट रीसेंट एनुअल कंपेरेबल प्रायर पीरियड इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद है कि जो कंसीडर करेगा जो मैनेजमेंट जो मटेरियल में स्टेटमेंट करेक्ट हुई एंड जो मटेरियल में स्टेटमेंट मिली थी बट करेक्ट नहीं हुई अभी तक, उनकी नेचर को कंसीडर करेगा, ठीक है। उसके बाद है ऑडिटर क्या करेगा, इस साल में जो ऑडिट प्रोसीजर लगाए गए हैं उनके रिजल्ट को कंसीडर करेगा, और इस साल में ऑडिट प्रोसीजर लगाए अभी तक उसने लगा रखे हैं, समझ लो एक तरह से दो क्वार्टर्स की कर रखा है वो इंटरिम रिपोर्ट, ठीक है। तो देखेगा ना ऑडिट प्रोसीजर जो मैंने लगाए हैं उनको कंसीडर करेगा, ठीक है। तभी ये लिखा है ना कंसीडर द रिजल्ट्स ऑफ एनी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद कंसीडर द रिजल्ट्स ऑफ एनी मतलब इंटरनल ऑडिट के क्या रिजल्ट्स आए हैं एंड मैनेजमेंट ने क्या एक्शन लिए हैं, इनको कंसीडर करेगा, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट से पूछेगा कि आपको किसी फ्रॉड का पता तो नहीं चला जो इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को मटेरियल में स्टेटमेंट कर सकते हैं, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा। इसमें इंक्वायरी पहले हो गई, रीड वाला था, फिर कंसीडर वाले आए हैं, कंसीडर वाले फिर आए हमारे इंक्वायरी वाले, ठीक है। इंक्वायरी पहले मैनेजमेंट से पूछेगा कि आपको फ्रॉड तो नहीं मिला जो हमें मटेरियल में स्टेटमेंट कर सकता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट से पूछेगा कि मैनेजमेंट ने अपने धंधे में क्या चेंज किया, बताओ चेंजेस मतलब एंटिटी बिजनेस एक्टिविटीज में क्या चेंज हुआ, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट से पूछेगा अबाउट एनी मेजर चेंज इन इंटरनल कंट्रोल एंड उसका इफेक्ट आईएफआई मतलब वो इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर तो नहीं है कुछ, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट से पूछेगा आईएफआई की प्रिपरेशन पे की प्रोसेस के बारे में एंड अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की रिलायबिलिटी के बारे में, ठीक है। मतलब अपने रिकॉर्ड्स के बारे में मतलब इंक्वायरी करेगा ना, सब कुछ सही है ना भाई, ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ कर रखी है। फिर रिव्यू में क्या करेगा, इंक्वायरी एंड प्रोज एंड अदर रिव्यू प्रोसीजर, इंक्वायरी में ऑडिटर मेनली परफॉर्म द रीडिंग द मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ शेयरहोल्डर टीसीडब्ल्यूजी एंड अदर अप्रोप्रिएट कमेटी टू आइडेंटिफाई मैटर्स दैट में अफेक्ट द आईएफआई। ऑब्वियसली यहीं से पता चलेगा ना उसको कि क्वार्टरली कुछ ऐसा कोई मीटिंग वगैरह हुई है तो वहाँ से पता करेगा कि क्या डिस्कस किया इन्होंने, कुछ तो मुझे मिले उसके मसाला मिले मुझे, ठीक है। फिर इफेक्ट देखेगा एनी मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर रिव्यू रिपोर्ट अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स और अनएडजस्टेड एडजस्टमेंट एट दैट मिसस्टेटमेंट एट द टाइम ऑफ प्रीवियस ऑडिटर रिव्यू, अगर पिछले साल उसको कुछ मिला था तो उसका इफेक्ट देखेगा मॉडिफिकेशन पे इस साल के रिपोर्ट के अंदर। फिर देखेगा कम्युनिकेट करेगा विद अदर ऑडिटर्स हु आर परफॉर्मिंग रिव्यू ऑफ आईएफआई ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट की रिव्यू रिपोर्ट देखेगा, ठीक है, उनके साथ कम्युनिकेट करेगा। ठीक है। उसके बाद अप्लाई करेगा एनालिटिकल प्रोसीजर टू द आईएफआई डिजाइन टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप एंड इंडिविजुअल आइटम दैट अपीयर टू बी अनयूजुअल इन दैट में रिफ्लेक्ट मटेरियल स्टेटमेंट, ठीक है। इन द आईएफआई रीड करेगा आईएफआई को एंड कंसीडर वेदर एनीथिंग हैज कम टू ऑडिटर्स अटेंशन दैट कॉजेस ऑडिटर टू बिलीव दैट आईएफआई इज नॉट प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डिंग विद एएफआर। फिर इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट की, मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट की, ठीक है। उसके बाद 2410 क्या कहता है, रिव्यूअर इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट इंक्वायरी ऑफ मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट रिस्पांसिबल फॉर फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग मैटर्स एंड अदर्स अबाउट प्रॉपर्टी अबाउट किस बारे में इंक्वायरी करेगा वो मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट से, ठीक है। फिर पूछेगा पहले तो कि बताओ आईएफआई जो है वो हैज बीन प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंट मतलब आईएफआई जो आपने बनाई है वो एएफआर के अकॉर्डिंग बनाई है ना, ठीक है। दूसरा पूछेगा कि अगर कोई आपने कोई एक तरह से अकाउंटिंग पॉलिसी प्रिंसिपल में चेंज किया है और मेथड में चेंज तो नहीं किया, कुछ बता दो मुझे। फिर वेदर एनी न्यू ट्रांजैक्शन तो नहीं आपने कोई एंटर किया है, ठीक है, जिससे एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको लगाना पड़ा हो, ठीक है। बता दो कि मुझे कि वेदर आईएफआई कंटेंट मतलब ऐसा तो नहीं आपने कुछ गलती थी आपने सही नहीं की, मुझे बताओ उसके बारे में, अनकरेक्टेड स्टेटमेंट के बारे में। फिर कोई अनयूजुअल कम्प्लेक्स सिचुएशन थी कोई आपको मिली जिसका आईएफआई पे इफेक्ट हो सकता है वो बताओ मुझे, ठीक है। फिर कोई आरपीआरटी मिली आपको उसके बारे में अकाउंट फॉर किया आपने डिस्क्लोज किया अच्छे से, ठीक है। फिर बताइए पूछेगा सिग्निफिकेंट चेंजेस तो नहीं हुई कमिटमेंट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल एप्लीकेशंस के अंदर, ठीक है। सिग्निफिकेंट चेंज देखे कंटीजेंट लायबिलिटी के अंदर भी देख लेगा। फिर कोई डेट के आपके कॉवेनेंट वाले तरह से डेट वगैरह के ऑब्लिगेशंस में कोई डिफरेंस तो नहीं आपका चेंज तो नहीं हुआ, कुछ कंप्लायंस कर रखा है आपने पूरा, ठीक है। फिर नॉलेज ऑफ एनी एलाइड फ्रॉड वगैरह पूछेगा, ठीक है।
उसके बाद है नॉलेज ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन पूछेगा, ऐसे 250 जैसे होता है, ठीक है। फिर ऑल इवेंट्स जो भी है सब्सिक्वेंट वाले एक तरह से उसको इसको छोड़ दो पॉइंट को। फिर वेदर मैनेजमेंट हैज चेंज्ड असेसमेंट ऑफ एंटिटीज एबिलिटी, मतलब वही गोइंग कंसर्न के बारे में, वही गोइंग कंसर्न का सिग्निफिकेंट डाउट तो नहीं मिला आपको, कोई बता दो मुझे। फिर है रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल आईएफआई ऑर्डिनरली डज नॉट रिक्वायर corroborating द इंक्वायरीज अबाउट लिटिगेशन और क्लेम, मतलब कह रही है इसके अंदर जूरी रिक्वायरमेंट नहीं है कोई लिटिगेशन क्लेम के लिए इंक्वायरी करनी, ठीक है। इट इज देयरफॉर ऑर्डिनरली नॉट नेसेसरी टू सेंड एन इंक्वायरी लेटर टू एंटिटीज लॉयर, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद एंटिटीज लॉयर विद रिस्पेक्ट टू लिटिगेशन और क्लेम में हाउएवर बी अप्रोप्रिएट इफ अ मैटर कम्स टू ऑडिटर, मतलब ऑडिटर को ऐसा कुछ पता चल गया दैट जिससे ऑडिटर को लग रहा है कि वेदर द आईएफआई इज नॉट प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद एएफआरएफ एंड ऑडिटर बिलीव दैट एंटिटीज लॉयर हैव, मतलब ऑडिटर को लग रहा है कि भाई आईएफआई ना सारी मतलब सही से नहीं बन रखी है, मतलब एएफआरएफ के अकॉर्डिंग नहीं बन रखी है, तो ऑडिटर को शक हो गया, तो उसको इसमें वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेगा एंटिटी के लॉयर के साथ, ठीक है, ताकि उसको जिसके पास पर्टिकुलर उसको लग भी रहा है कि उसके पास इन्फॉर्मेशन है, उससे काफी कुछ पता चलेगा, ठीक है। स्पेशल कंसिडरेशन आते हैं इसके अंदर इवेंट्स और कंडीशन गोइंग कंसर्न के बारे में, जैसे ऐसा कुछ मिलता है ऑडिटर क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा, तो फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन पूछेगा, उसका लिक्विडेट करने के एसेट के क्या, मतलब लिक्विडेट को नहीं करने पड़ेंगे एसेट, ठीक है। मतलब एग्जांपल है ना इसकी कि फ्यूचर प्लान के बारे में क्या पूछेगा, ये पूछेगा ना कि एसेट लिक्विडेट तो नहीं करने आपको, कोई बोरो मनी करनी पड़ेगी आपको गोइंग कंसर्न के रखने के लिए, या आपको एक्सपेंडिचर वगैरह डिले करने पड़े होंगे, ऐसा कुछ किया आपने, ठीक है। ऑडिटर ऑल्सो कंसिडर एज टू फिजिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट प्लान एंड वेदर मैनेजमेंट बिलीव दैट आउटकम ऑफ दिस प्लान विल इंप्रूव द सिचुएशन, ठीक है। फिर मटेरियल एडजस्टमेंट नीडेड व्हेन अ मैटर कम्स टू द ऑडिटर्स अटेंशन दैट लीड्स टू द ऑडिटर टू क्वेश्चन वेदर अ मटेरियल एडजस्टमेंट शुड बी मेड फॉर आईएफआई, ठीक है, टू बी प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद एएफआरएफ। ऑडिटर क्या करेगा, एडिशनल इंक्वायरीज करेगा, ठीक है, और परफॉर्म करेगा अदर प्रोसीजर, ठीक है, टू एक्सप्रेस अ कंक्लूजन, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसने दिया कि यहाँ पे ना एक और चीज है कि जैसे ऊपर हमने पढ़ा 2400 के अंदर वहाँ पे था प्रैक्टिशनर था और कंक्लूजन दे रहा था, यहाँ पे है ऑडिटर बट दे कंक्लूजन नहीं राइट यहाँ पे भी, ठीक है, और मतलब ओपिनियन नहीं दे रहा यहाँ पे भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ द ऑडिटर्स रिव्यू प्रोसीजर लीड द ऑडिटर टू क्वेश्चन वेदर सिग्निफिकेंट सेल ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, ठीक है, क्या कह रहे हैं ऑडिटर के रिव्यू प्रोसीजर से ऑडिटर को लग रहा है कि सिग्निफिकेंट सेल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है इन अकॉर्डेंस विद एएफआरएफ। ऑडिटर परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर सफिशिएंट टू रिजॉल्व द ऑडिटर्स क्वेश्चन सच एज डिस्कसिंग विद द डिस्कसिंग द टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन विद सीनियर मार्केटिंग एंड काउंटिंग पर्सनल और रीडिंग द सेल्स, पढ़ लेगा सेल्स कॉन्ट्रैक्ट देखेगा या डिस्कस करेगा, ठीक है, बड़े बंदों से। फिर ऑडिटर शुड इवैल्यूएट इंडिविजुअली एंड इन एग्रीगेट वेदर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट दैट हैव कम टू द ऑडिटर्स अटेंशन आर मटेरियल टू द आईएफआई, ठीक है। फिर ऑडिटर डब्ल्यूआरपी लेगा किस बारे में कि मैनेजमेंट एक्नॉलेज करती है रिस्पांसिबिलिटी डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईसी के लिए एंड आईएफआई इज प्रिपेयर्ड, मतलब जो बनाई है उसने एएफआरएफ अकॉर्डिंग बनाई है एंड इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है, ठीक है, एग्रीगेटेड मतलब एक तरह से ड्यूरिंग रिव्यू और मटेरियल अगर कोई अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है तो उनका इफेक्ट मटेरियल मैनेजमेंट से लिख के मांगेगा बोथ इंडिविजुअली एंड इन एग्रीगेट टू आईएफआई, ठीक है, टेकन एज होल। फिर मतलब मैनेजमेंट के बोले से डब्ल्यूआरपी इसलिए मांगेगा कि उसने डिस्क्लोज किया सारा कुछ ऑडिटर को सिग्निफिकेंट फैक्ट रिलेटिंग टू फ्रॉड्स और सस्पेक्टेड फ्रॉड, ठीक है, ये तो हो गए फ्रॉड के होने वाले फ्रॉड के बारे में बता रखे ऑडिटर को, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, डिस्क्लोज की ऑडिटर को एक्चुअल पॉसिबल नॉन कंप्लायंस, ठीक है, एंड डिस्क्लोज की ऑडिटर को और सिग्निफिकेंट इवेंट्स दैट हैव अकर्ड सब्सिक्वेंट टू बैलेंस शीट डेट एंड थ्रू द डेट ऑफ द रिव्यू रिपोर्ट दैट में रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट, मतलब जिसकी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी वो आपने सब कुछ बता दिया ऑलरेडी मुझे, ठीक है। फिर उन्होंने बताया ऑडिटिंग ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी फॉर कंपनी इन्फॉर्मेशन, ऑडिटर कह रहे हैं रीड करेगा अदर इन्फॉर्मेशन दैट कंपनीज, मतलब आईएफआई के साथ भी अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन जा रही है ऑडिटर उसको रीड करेगा टू कंसीडर वेदर एनी सच इन्फॉर्मेशन इज मटेरियली इनकंसिस्टेंट विद आईएफआई, ये मतलब वही तो ऐसे 720 में भी यही पढ़ते हैं ना कि हम देखते हैं कि अदर इन्फॉर्मेशन को कंपैरिजन करते हैं, जैसे मतलब ऑडिटर की नॉलेज के साथ कंपैरिजन करते हैं और मैनेजमेंट मतलब एक तरह से एफएस के साथ कंपेयर, मतलब यहाँ पे होगा अदर इन्फॉर्मेशन वर्सेस आईएफआई हो गया, एफएस की जगह हम आईएफआई बना रहे हैं ना यहाँ पे, तभी तो हम ये ऐसे 2410 लगा रहे हैं, अगर एफएस करते हो तो फिर तो ऐसे लगाते हैं हम सारे, ठीक है। मेरा ऑडिटर आइडेंटिफाई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी मिल गई, ऑडिटर कंसीडर करेगा वेदर आईएफआई और अदर इन्फॉर्मेशन नीड्स, मतलब वही देखेगा या तो इसमें अमेंडमेंट चाहिए या इसमें चाहिए, ठीक है। इफ एन अमेंडमेंट इज नेसेसरी, मतलब कह रहे हैं अब तो जो जिस पे ऑडिटर देख ले कंक्लूजन दे रहा है आईएफआई के ऊपर कंक्लूजन दे रहे हैं ना, तो बस उसमें अमेंडमेंट चाहिए, तो बट मैनेजमेंट मना कर देती है, तो ऑडिटर देखेगा इंप्लीकेशन ऑफ रिपोर्ट, ठीक है, ये हम पढ़ भी चुके हैं उसके अंदर, कौन सा आता है हमारा, मुझे नाम भूल रहा है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 24 नहीं ये उसमें नहीं था, सॉरी मैं मिक्स कर रहा था कहीं पे 720 से कंफ्यूज हो रहा था, मतलब मैं एक्चुअली इसको 4410 से लिंक कर रहा था बिकॉज वहाँ पे भी मटेरियल इनकंसिस्टेंसी का पॉइंट आया था, ठीक है, सॉरी मेरी लिंकेज थोड़ी गलत हो रही थी, फिर देखेगा 720 के प्रिंसिपल्स लगाएगा बस, ठीक है। कम्युनिकेशन करेगा, कम्युनिकेट इज मैटर टू अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अगर एक तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करती है, ठीक है, ऑडिटर इन्फॉर्म करेगा पापा को, टीसीडब्ल्यूजी को बताएगा। फिर वैन इन ऑडिटर जजमेंट टीसीडब्ल्यूजी रिस्पॉन्ड नहीं करती है, टीसीडब्ल्यूजी भी कह रही भाई सुस्त है मैं नहीं कर रही सो गई, ठीक है, तो देखिएगा मॉडिफाई करने की जरूरत है कि विड्रॉ करने की जरूरत है क्या या रिजाइन करने की जरूरत है क्या टू ऑडिट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है, मतलब इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये थोड़ा यूनिक है कि मॉडिफाई विड्रॉ रिजाइन करने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट करेगा एंड नेचर एक्सटेंट एंड रिजल्ट ऑफ रिव्यू ऑफ आईएफआई, ठीक है, टाइटल बताएगा, एड्रेस बताएगा, आइडेंटिफाई करेगा आईएफआई रिव्यू हो चुकी है। इफ आईएफआई मतलब अगर इफ आईएफआई कंप्राइजेस द कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, तो क्या करेगा ऑडिटर एक तरह से प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद मतलब सॉरी ऑडिटर कुछ नहीं करेगा, ऑडिटर रिपोर्टिंग करेगा ना तो उसमें देखेगा प्रिपेयर हुई है इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो फेयर प्रेजेंटेशन देता है एंड स्टेटमेंट देगा कि मैनेजमेंट रिस्पांसिबल है इसके लिए, ठीक है। फिर वही उसके बाद मैनेजमेंट रिस्पांसिबल है मतलब आईएफआई प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या स्टेटमेंट डेट ऑडिटर रिस्पांसिबल है, ठीक है, कंक्लूजन देने के लिए। फिर उसके बाद रिव्यू है जो हमारा हो रखा है 2410 के अकॉर्डिंग एंड स्टेटमेंट डेट सच रिव्यू कंसिस्ट ऑफ इंक्वायरीज प्राइमरीली ऑफ पर्सन रिस्पांसिबल फॉर फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग मैटर्स एंड अप्लाइंग एनप्रोज एंड अदर रिव्यू प्रोसीजर, उसका काम है करना, ठीक है, मतलब ये ऑडिटर का काम है करना। मेरा स्टेटमेंट डेट रिव्यू सब्सटेंशियली लेस इन स्कोप देन ऑडिट, ये बताना पड़ेगा ना उसको कि भाई रिव्यू है ऑडिट मत समझ लेना इसको, ठीक है, ऑडिट पूरा साल के बाद करूंगा ही मैं, ठीक है। उसके बाद कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद एसेस एंड कंसिक्वेंटली डज नॉट इनेबल द ऑडिटर, मतलब ऑडिट के बारे में बोला है ना, एंड डज नॉट इनेबल ऑडिटर टू ऑब्टेन एश्योरेंस, बहुत इसमें एश्योरेंस दे नहीं रहे हम, तभी तो कंक्लूजन लिख रहे हैं ना हम, ओपिनियन तो दे ही नहीं रहे, दैट द ऑडिटर वुड बिकम अवेयर ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट मैटर दैट माइट बी आइडेंटिफाइड इन ऑडिट एंड दैट अकॉर्डिंगली नो ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस, ठीक है।
फिर इफ द एंटायर IFI कंप्राइजेस द कंप्लीट सेट, ये तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया, ठीक है। इसमें क्या लिखा है नेक्स्ट तो नहीं कुछ लिखा, कंक्लूजन एज टू वेदर एनीथिंग हैज कम टू ऑडिटर्स अटेंशन दैट कॉज द IFI डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, और यार सेम वही लाइन थी, बस इन्होंने पहले FS के बारे में लिखा था, फिर अब यहाँ पे IFI के बारे में लिख दिया। उसके बाद देखा इन अदर सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, कंक्लूजन एज टू वेदर एनीथिंग हैज कम टू द ऑडिटर्स अटेंशन दैट कॉजेस द ऑडिटर टू बिलीव दैट IFI इज नॉट प्रिपेयर्ड, ऑडिटर को ऐसा कुछ तो नहीं मिला, कोई ऐसा सर्कमस्टेंस मिले क्या, ये रिपोर्ट के अंदर बताना पड़ेगा ना उसको कि जिससे मतलब एक तरह से IFI जो नहीं बनी है IFRF रिकॉर्डिंग, ऐसा कोई सर्कमस्टेंस तो नहीं मिले, ठीक है। फिर SPD सिग्नेचर प्लेस डेट तो आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर भी आएगा, ठीक है। फिर उसमें डिपार्चर फ्रॉम एप्लीकेबल FRF, ऑडिटर शुड एक्सप्रेस क्वालिफाइड और एडवर्स कंक्लूजन, ठीक है। अगर व्हेन अ मैटर हैज कम टू ऑडिटर्स अटेंशन दैट कॉजेस द ऑडिटर टू बिलीव दैट अ मटेरियल एडजस्टमेंट शुड बी मेड, ऑडिटर को लग रहा है यार IFI सही नहीं बन रही है, मटेरियल एडजस्टमेंट चाहिए, ठीक है, और टू द IFI फॉर इट टू बी प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल स्पेक्स इन AFR, हमने पढ़ा था ना ऊपर ये वाला पॉइंट की IFI इसका उल्टा एक तरह से अगर ऐसा नहीं हो रखी है तो हमें ये क्वालिफाई या एडवर्स करनी पड़ेगी रिपोर्ट, ठीक है। फिर इसमें द मॉडिफिकेशन डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ डिपार्चर एंड इफेक्टिबल द स्टेट द इफेक्ट्स ऑन द IFI, ठीक है। व्हेन द इफेक्ट ऑफ द डिपार्चर इज सो मटेरियल एंड परवेसिव टू द IFI दैट द ऑडिटर कंक्लूजन क्वालिफाइड कंक्लूजन इज नॉट एडिक्वेट टू डिस्क्लोज द मिसलीडिंग और इनकम्प्लीट नेचर ऑफ द IFI, ऑडिटर क्या करेगा, एडवर्स कंक्लूजन देगा, सिंपल। फिर इसमें गोइंग कंसर्न एंड सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटीज, इफ एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्वायरीज और अदर रिव्यू प्रोसीजर और मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू इवेंट कंडीशन कम टू द ऑडिटर, मतलब ऑडिटर को ऐसा कुछ पता चल गया कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है, ठीक है, तो जिससे सिग्निफिकेंट डाउट है एंटिटी की एबिलिटी पे, ठीक है, तो ऑडिटर देखेगा कि एडिक्वेट डिस्क्लोजर उसका नहीं किया गया, ठीक है, तो ऑडिटर क्या करेगा, नहीं सॉरी एडिक्वेट डिस्क्लोजर कर दिया, यहाँ पे दूसरे वाले में था नॉट एडिक्वेट डिस्क्लोजर, ठीक है, तो डिस्क्लोजर अगर कर दिया तो ऑडिटर मॉडिफाई कर देगा बाय एडिंग एन मतलब इवन पैरा डाल देगा, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली डिस्क्लोजर कर दिया है ना, बट मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो ऑडिटर को बताना तो पड़ेगा ना, मतलब यूजर्स को इवन पैरा डालेगा। फिर अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी है बट नॉट एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड है, ठीक है, तो ऑडिटर क्या करेगा, क्वालिफाइड एडवर्स कंक्लूजन के पास चला जाएगा, ठीक है, एंड दिस रिपोर्ट द रिपोर्ट शुड इंक्लूड स्पेसिफिक रेफरेंस टू द फैक्ट दैट देयर इज सच अ मटेरियल अनसर्टेनिटी, ठीक है। फिर लिमिटेशन ऑफ स्कोप, ऑडिटर डज नॉट एक्सेप्ट एन एंगेजमेंट टू रिव्यू IFI इफ द ऑडिटर प्रिलिमिनरी नॉलेज ऑफ द एंगेजमेंट इंडिकेट्स दैट ऑडिटर वुड बी अनेबल टू कंप्लीट द रिव्यू बिकॉज़ देयर विल लिमिटेशन, ऑडिटर तो कह रहा है पहले एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऑडिटर को पहले पता चल गया कि उसके ऊपर लोसर लगने वाला है, लोसर मतलब लिमिटेशन ऑफ स्कोप ऑफ रिव्यू लगने वाला है, तो जिससे ऑडिटर को पता चल गया कि उसको वो कर ही नहीं पाएगा रिव्यू पूरा, ठीक है, एंड उसके ऊपर ऐसा स्कोप पे लिमिटेशन लगा देगी मैनेजमेंट बाद में, ठीक है। उसके बाद क्या है, आफ्टर एक्सेप्टिंग द मैनेजमेंट मतलब एक्सेप्ट कर लिया ऑडिटर, बेचारा भोला वाला था, एक्सेप्ट कर लिया, बाद में भाई बार में मैनेजमेंट लिमिटेशन लगा दी, तो क्या करेगा, ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा भाई मैनेजमेंट ठीक कर दो ना प्लीज, मेरा मैनेजमेंट करती भाई तो निकल यहाँ से, हम नहीं करने वाले, निकल पहली फुर्सत में, तो ऑडिटर इज अनेबल टू कंप्लीट, ऑडिटर रिव्यू कंप्लीट नहीं कर पा रहा एंड कंक्लूजन नहीं दे पा रहा, फिर उसमें क्या करेगा, इन सच केसेस ऑडिटर कम्युनिकेट्स इन राइटिंग टू द अप्रोप्रिएट, मतलब फिर पापा के पास जाएगा, ठीक है, एंड बताएगा रिव्यू नहीं कर पा रहा भाई, मैनेजमेंट मान नहीं रही है मेरी बात, ठीक है, मतलब लिमिटेशन लगा रही है। फिर ऑडिटर आल्सो कंसीडर द लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्पांसिबिलिटी इंक्लूडिंग वेदर देयर इज रिक्वायरमेंट फॉर ऑडिटर टू इशू रिपोर्ट, ठीक है। फिर इफ देयर इज सच अ रिक्वायरमेंट ऑडिटर डिस्क्लेमर, मतलब ऑडिटर को लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि मतलब ऑर्डर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मतलब इसके बाद भी है, ठीक है, तो उसके बाद क्या है, इंक्लूडिंग वेदर रिक्वायरमेंट फॉर ऑर्डर, मतलब एक तरह से देखने हैं कि अगर वो एक तरह से समझ लो ये भी कम्युनिकेट नहीं करते, ठीक है, बट लॉ लीगल रिस्पांसिबिलिटी देखेगा, ठीक है, बिकॉज ये मान ही नहीं रही है, लिमिटेशन लगा रहे हैं हमारे ऊपर, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, तो देखेंगे ऑडिटर की रिक्वायरमेंट है रिपोर्ट इशू करने की, अगर रिक्वायरमेंट है रिपोर्ट इशू करने की ऑडिटर को, फिर भी तो डिस्क्लेमर देगा और क्या करेगा, एंड प्रोवाइड इन रिव्यू रिपोर्ट रीजन वाई द रिव्यू कैन नॉट बी कंप्लीट, मतलब बताएगा कि भाई क्यों रिव्यू नहीं कर पाया मैं। फिर डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं SRE के ऊपर, ऑडिटर शुड प्रिपेयर रिव्यू डॉक्यूमेंटेशन दैट इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर द ऑडिटर कंक्लूजन एंड टू प्रोवाइड एविडेंस दैट द रिव्यू, मतलब ऐसा है कि एविडेंस दे कि रिव्यू परफॉर्म हो चुका था एंड SRE के अकॉर्डिंग किया था, एंड एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में रखा है हमने पूरा। उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं अभी। इसमें एक तो ये क्वेश्चन है बस कि अगर प्रैक्टिशनर को एक तरह से पॉसिबिलिटी ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट लग रही है, ठीक है, रिव्यू करते टाइम, ठीक है, तो बताओ ऐसे 2400 के अंदर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, कह रहा है ऑर्डर को ऐसे, मतलब प्रैक्टिशनर को अगर कोई ऐसे मैटर्स मिलते हैं जिससे प्रैक्टिशनर को लग रहा है कि FS मटेरियल में स्टेटमेंट हो सकती है, ठीक है, तो डिजाइन करेगा एंड परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर सफिशिएंट टू एनेबल द प्रैक्टिशनर, मतलब एडिशनल प्रोसीजर लगाएगा सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट मैटर्स इज नॉट लाइकली टू कैन कॉज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी मतलब एज अ होल टू बी मटेरियल स्टेटेड और डिटरमिन दैट मैटर्स कॉज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल टू बी, ये तो उन्होंने टाइम पास कर दिया यार, पता क्या ही लिखा, ठीक है। फिर एडिशनल हम तो सिर्फ एडिशनल प्रोसीजर पढ़ रहे हैं मेनली, हमने सिर्फ ये लिखना है कि हम प्रोसीजर इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारे मटेरियल स्टेटेड ना हो, बस ये लिखना है, ठीक है, तो उसमें लिखेगा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेगा टू एनेबल द प्रैक्टिशनर टू फॉर्म अ कंक्लूजन, ठीक है। उसके बाद दिस प्रोसीजर में क्या क्या आएगा, यहाँ पे एडिशनल इंक्वायरी करेगा, एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएगा, फॉर एग्जांपल बीइंग परफॉर्म्ड ऑन ग्रेटर डिटेल और बीइंग फोकस्ड ऑन द अफेक्टेड आइटम, ठीक है, दैट इज अमाउंट्स ऑफ डिस्क्लोजर कंसर्निंग द अफेक्टेड अमाउंट्स ऑफ ट्रांजैक्शन एज रिफ्लेक्टेड इन FS, ठीक है, और अदर टाइप्स ऑफ प्रोसीजर फॉर एग्जांपल सब्सटेंटिव TOD या एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी ले सकता है वो, ठीक है, तो ये थोड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है बिकॉज यहाँ पे ऐसे खेल सकती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट्स व्हिच आर योर ऑडिटेड, मतलब एक तरह से हम ऑडिटर भी हैं, ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट्स के लिए, इट इज गैदर्ड ऑन इंक्वायरीज वेदर मेड दैट देयर हैज बीन मेजर फायर, हमें पता चला है कि भाई मेजर फायर हो गया प्रोसेसिंग के अंदर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द क्वार्टर, जिससे क्या होगा मैसिव डिस्ट्रक्शन हो गया ऑपरेशंस के अंदर, ठीक है, एंड उसके बाद क्या मशीनरी इन्वेंटरी वर अनइंश्योर्ड थे ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ कंसर्न स्टाफ लीडिंग टू कंसर्न स्टाफ की गलती की वजह से इंश्योरेंस करवानी रखी थी एंड लीडिंग टू सब्सटेंशियल लॉसेस, द मैटर हैज बीन डिस्क्लोज, मैटर प्रॉपर्ली डिस्क्लोज कर दिया गया IFI के अंदर अप्रोप्रिएटली, ठीक है, डिस्क्लोज कर दिया, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अनइंश्योर्ड एसेट्स ऑन डिजास्टर एग्जांपल ऑफ इन्वेंटरी कंडीशन दैट इंडिविजुअली और कलेक्टिवली मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट और मतलब गोइंग कंसर्न इज ऑप्शन, ये इन्होंने गोइंग कंसर्न की इंडिकेटर से उठाया, ठीक है, पॉइंट
इसमें लिखे उन्होंने एज रिजल्ट ऑफ फायर देयर इज मैसिव डिस्रप्शन, ठीक है। बिसाइड्स इससे क्या हुआ, कंपनी वुड बी हैव टू बियर लॉस एट इट्स डैमेज एसेट्स एंड अनइंश्योर्ड, ठीक है। इसमें लिखे ना 2410 के अकॉर्डिंग, एज रिजल्ट ऑफ इंक्वायरी और अदर रिव्यू प्रोसीजर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, ठीक है, दैट कम्स टू ऑडिटर अटेंशन दैट मे कॉज सिग्निफिकेंट नोट, ठीक है, एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर उसका दे रखा है, तो क्या करेगा ऑडिटर, ठीक है। ऑडिटर मॉडिफाइज रिव्यू, मतलब ऑडिटर मॉडिफाई कैसे करेगा, ये एम्पायर डालेगा। फिर यहाँ पे लिखा अगर यहाँ पे मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर नहीं दिया होता तो ऑडिटर ये रिपोर्ट को मॉडिफाई करता है ये एम्पायर की जगह पे, ठीक है। तो पता है ये मॉडिफाई करता मतलब हमें ऊपर ही पढ़ा है कि एडवर्स या क्वालिफाइड या एडवर्स देता है, ठीक है। देखो ये एम्पायर शुड बी एडेड इन रिव्यू रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखा है सीएससी इज कनेक्टेड रिव्यू ऑफ क्वार्टरली फाइनेंशियल, ठीक है। मतलब ऑर्डर भी है तो 2410 लगेगा यहाँ पे, ठीक है। शी बिलीव दैट इट इज नेसेसरी टू मेक मटेरियल एडजस्टमेंट टू क्वार्टरली, उसको लग रहा है कि आईएफआई ना सही नहीं है, फॉर इट टू बी प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डिंग एफआर, उसने सीएफओ को बताया ऑडिट कमेटी को बताया। हाउएवर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है भाई, रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे, ठीक है। इवन आफ्टर वेटिंग फॉर रीजनेबल टाइम, तो हमने पढ़ा था ना ऊपर, अभी तो क्या करेगी वो ऊपर से, क्या यहाँ पे हमने पढ़ा था ऊपर ये पॉइंट, ठीक है, कि कहाँ पे था ये था, हाँ शायद लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, डिस्क्लेमर की शायद देखिए, ये बोलना चाहिए इनको मेरे हिसाब से। तो बाकी देखते हैं, देखेंगे वेदर टू मॉडिफाई द रिपोर्ट, अच्छा सॉरी ये नहीं है यहाँ पे, पता पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉइंग, पॉसिबिलिटी ऑफ रिजाइनिंग फॉर द फ्रॉम द अपॉइंटमेंट, मतलब ये इन्होंने यहाँ पे ऊपर लिखा था, मुझे याद आ रहा है कहीं पे तो लिखा था, हमने पढ़ा भी था। एक सेकंड, पॉसिबिलिटी फॉर रिजाइनिंग वाला हमने पढ़ा था कहीं पे, हाँ ये था ना, वेर एक तरह से, हाँ सॉरी यहाँ पे कम्युनिकेट किया हमने, बट वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, मुझे भूल गया था एक्चुअली। मॉडिफाई करेंगे या तो पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉ देखेंगे, पॉसिबिलिटी ऑफ रिजाइन करेंगे, ये चेक करेंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेस्ट अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन के साथ ऐसा ही खत्म।